नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम अपनी क्या नाम है इकोनॉमिक्स वाली बुक कर रहे थे, जो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इसका हमने चैप्टर नंबर कर दिया था शुरू, क्या मुद्रा, यानी कि हम मनी के ऊपर पढ़ रहे थे, जिसका हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया था। आज इसमें करेंगे हम क्या, पार्ट नंबर अपना 2 करेंगे। और क्या नाम है वीडियो में हमारा जो मुद्रा है यानी मनी है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। और आगे जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे बैंकिंग, ठीक है। हम बैंकिंग के ऊपर पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है। देखो क्या है, मुद्रा की पूर्ति के माप, ठीक है। जो मुद्रा की पूर्ति है उसके माप कौन कौन से हैं, ठीक है। हम किस तरीके की जो मुद्रा की पूर्ति हम कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको निकालते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो देखो क्या है इसके आंसर में। सबसे पहले होता है M1, ठीक है। जो M1 होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। पहला होता है जनता के पास करेंसी, ठीक है। जो जनता है, लोग हैं, उनके पास कितनी करेंसी, कितने पैसे हैं, नोट हो चाहे सिक्के, वो होता है। सेकंड की हम बात करते हैं मांग जमाएँ, ठीक है। जो मांग जमाएँ हैं, मतलब उनके पास बैंक में उनके कैसे पैसे कितने जमा हैं, ये सारी जो होती है उनकी मांग जमा होती है। अगर तीसरे की हम बात करें तो वो क्या होता है, आरबीआई की अन्य जमा है। जो आरबीआई है उसकी अन्य जमा है, यानी कि उसकी आरबीआई क्या होता है, कुछ पैसे विदेश वगैरह में जमा करती है। जो विदेश के बैंक वगैरह होते हैं वहाँ पर जमा करती है, तो उसको भी बोलते हैं हम आरबीआई की अन्य जमा है। तो M1 में हमें क्या क्या होता है, जनता के पास करेंसी होती है, प्लस क्या होता है मांग जमा होता है, और प्लस क्या होता है आरबीआई की अन्य जमा है। तो ये 3 चीज़ होती हैं। अगर हम अगले की बात करें तो वो होता है हमारा M2। तो M2 में क्या होता है M1 मतलब जो M1 की हमने तीनों बात कर ली, क्या क्या, जनता के पास करेंसी, मांग जमा है और आरबीआई की अन्य जमा है, ये तीनों तो होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, M1 लिख दिया, यानी कि M1 की तीनों आ जाएंगे यहाँ पे। प्लस में एक चीज़ और होगी, क्या होगा, डाक खाने की बचत जमा है। जो डाक खाने वगैरह होती हैं, पोस्ट ऑफिस, उसके क्या होता है बचत जमा है। उसकी कुछ बचत वगैरह होती हैं, जो पैसे वगैरह बचा लेते हैं उसको कहते हैं बचत जमाए बोलते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें, वो होता है हमारा M3। तो M3 में क्या क्या होता है, देखो M1 जो हमने पढ़ा था वो तो होगा ही, साथ में क्या होगा, व्यापारी बैंकों की सावधि जमा है, यानी फिक्स डिपॉजिट। व्यापारिक बैंक होता है उसमें हम क्या कहते हैं, जो अपने कुछ पैसे वगैरह जमा कर देना, फिक्स कर देते हैं कि हम इसको 5 साल बाद ही निकालेंगे, बीच में कभी निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं हम सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, व्यापारी बैंक, जो व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक वगैरह होते हैं, जो आसपास हमारे बैंक होते हैं, उसी को बोलते हैं व्यापारी बैंक या क्या नाम है, वाणिज्यिक बैंक। उसमें क्या करते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं M3। तो M3 में क्या आता है, M1 हमारा जो पूरा आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा, व्यापारी बैंकों की सावधि जमा है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। आगे हमारा है M4। तो M4 में हमारा क्या आएगा, देखो जो M3 है हमारा, M3 में जितने पढ़ ले, क्या क्या पढ़ा हमने, M1 पढ़ा, प्लस में व्यापारी बैंकों की सावधि जमा है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, ये सारे आएंगे। प्लस में इसमें एक चीज़ और क्या आएगा, डाक खाने की कुल जमा है, ठीक है। जो डाक खाने में हमने कुल जमा कर रखी पैसे वगैरह वो आएंगे। साथ में इसमें NSC को छोड़ कर, जो NSC होती है, NSC का मतलब क्या होता है, देखो नीचे लिख रखा नोट करके, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय बचत पत्र, ठीक है, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि राष्ट्रीय बचत पत्र होता है, उसको बोलते हैं NSC। तो इसको छोड़ के, मतलब इसको हम नहीं लेते हैं, बाकी क्या लेते हैं, डाक खाने की कुल जमा और M3 लेते हैं। तो इससे हमारा क्या निकलता है, M4 निकलता है। तो आपको याद रखना M1, M2, M3 और M4। लेकिन आप जो 12वीं क्लास तक है M1 ही पढ़ते हैं, बाकी ये जो M2, M3, M4 है ये ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिक्स लेके आगे पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे M2, M3 और M4 पढ़ोगे, बाकी जो M1 है आप सिर्फ 12th तक पढ़ोगे। तो आगे हम देख लेते हैं क्या है। देखो आगे हम पढ़ेंगे जनता के पास करेंसी, ठीक है। जो जनता के पास करेंसी है, यानी कि करेंसी विद द पब्लिक। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या है, करेंसी विद द पब्लिक। तो जनता के पास कौन सी करेंसी है, इसमें सिक्के तथा नोट शामिल किए जाते हैं। अगर हम जनता के पास करेंसी देखें, यानी हमारे पास लोगों के पास कौन कौन सी करेंसी है, हमारे पास सिंपल सी बात है, क्या क्या सिक्के हैं और क्या नोट है, ये सब है। तो ये होता है हमारा सबसे पहले जनता के पास करेंसी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था M1 में, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या होता है, मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट। इंग्लिश में हम बात करें क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो ये क्या होता है, व्यापारिक बैंकों में लोगों की जमाओं को मांग जमा कहते हैं, ठीक है। जो व्यापारिक बैंक है, जो आसपास के हमारे बैंक वगैरह होते हैं, उसमें हमने जो पैसे जमा कर रखे हैं, तो उसको भी बोलते हैं हम मांग जमाए बोलते हैं, ठीक। या वहाँ से हम जो पैसे मांगते हैं, उधार वगैरह लेते जो भी है, इसी को बोलते हैं मांग जमाएँ। अगर तीसरी की बात करें तो वह आरबीआई की अन्य जमाएँ, यानी कि अदर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है,
अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक। ये क्या होता है, आरबीआई की अन्य जमा निम्न जमाएं शामिल होती है, जैसे आरबीआई की विश्व बैंक की जमाएं। ठीक है, जो आरबीआई बैंक होती है वो क्या होता है, हमारे देश की सर्वोच्च बैंक होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो होता है विश्व में जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, विश्व के जो बैंक होते हैं, ठीक है, दूसरे देश की, वहाँ पे क्या होता है, जमा होती है, इनके कुछ पैसे वगैरह जमा होते हैं ताकि ये बाद में उससे ले सकें। ठीक है, अगर तीसरी चौथी की बात करें तो वो है डाक खाने की बचत जमाएं। ठीक है, डाक खाने की बचत जमाएं क्या है, देखो, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट। इसमें डाक खाने में किए जाने वाले बचत खाते की सभी जमाएं की शामिल होती हैं। ठीक है, जो डाक खाने वगैरह होती हैं, पोस्ट ऑफिस होते हैं, उसमें जो बचत की जाती हैं वो सारी जमाएं शामिल होती हैं। और आगे की हम बात करें तो क्या है, व्यापारिक बैंक की सावधि जमाएं। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो क्या है, कॉमर्शियल बैंक फिक्स डिपॉजिट, यानी कि इसमें व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए धनराशि जमा करता है। ठीक है, जो लोग होते हैं क्या करते हैं, कोई 4 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, इसमें मतलब एक निश्चित समय के लिए धनराशि जमा होता है, जो पैसा होता है आपका जमा हो जाता है। आप उससे पहले जो टाइम आपको दिया है बैंक ने, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमाएं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखते क्या है, आगे एक चीज़ और है इसके अंदर, क्या है, डाक खाने की कुल जमाएं। तो देखो क्या है, डाक खाने की कुल जमाएं का मतलब है टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ठीक है, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, डाक खाने में जमा की जाने वाली सभी जमाएं शामिल की जाती है, यानी कि डाक खाने पोस्ट ऑफिस में हम जितने भी जमा करते हैं पैसे वगैरह, तो उसको हम शामिल करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम डाक खाने की कुल जमाएं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। देखो, अगला क्वेश्चन है गत्यात्मक कार्य क्या होता है। ठीक है, जो अगला का क्वेश्चन क्या है, गत्यात्मक कार्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायनामिक वर्क। क्या बोलते हैं, डायनामिक वर्क। तो देखो क्या है, मुद्रा के गत्यात्मक कार्य से अभिप्राय, मुद्रा के ऐसे कार्य से होता है जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्रदान करती है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज करती है। विश्व के सभी सरकारें मुद्रा की पूर्ति करके आर्थिक मंदी से निपटती है। ठीक है, तो गत्यात्मक कार्य का मतलब क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उसमें क्या करती है, जो मुद्रा होती है स्थिरता प्रदान करती है, मतलब न कम होता, जो हमारी जीडीपी है न वो कम होती है न ज़्यादा होती है, मतलब स्थिर रहती है। और क्या होता है, धीरे धीरे आर्थिक विकास होता रहता है। ठीक है, और देश का जो उसको देश है उसका आर्थिक विकास भी होता रहता है। और वहाँ की जो सरकार वगैरह होते हैं, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वगैरह होती हैं, वो क्या करते हैं, मुद्रा की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जो मुद्रा होती है लोगों तक पहुँचाते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा मिलता है लोगों के पास, या जिससे क्या होता है, सर वहाँ के जो सरकार है मुद्रा की पूर्ति करते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो आर्थिक मंदी होती है, तो आर्थिक मंदी से इससे निपटा जा सकता है। ठीक, और देश विकास करने लग जाता है। इसी को बोलते हैं हम गत्यात्मक कार्य या डायनामिक वर्क। अगला हम देखते हैं क्या है, अगत्यात्मक कार्य। ठीक है, ये क्या होता है, देखो, नेसेसरी वर्क। अगर इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं नेसेसरी वर्क, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अगत्यात्मक कार्य। तो देखो क्या है, मुद्रा के एक अगत्यात्मक कार्य से अभिप्राय, मुद्रा के परंपरागत कार्यों से। ठीक है, जो मुद्रा के परंपरागत कार्य पहले क्या होते थे, वस्तु के बदले वस्तु वगैरह देते थे ना, तो उस कार्य से है। इन कार्यों में मुख्यतः मुद्रा के प्राथमिक और गौण कार्य शामिल किए जाते हैं। तो प्राथमिक और गौण कार्य क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप वहाँ से समझ लेना। ठीक है, तो प्राथमिक गौण कार्य क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। इन कार्यों का निष्पादन करके मुद्रा अर्थ प्रणाली में सहायक होती है। ठीक है, प्राथमिक गौण कार्य में शामिल होता है, ये होता है, जैसे हम पहले क्या करते थे, वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, यानी कि वस्तु के बदले वस्तुएं देते थे, लेकिन अब क्या करने लग गया, प्राथमिक गौण कार्य में मुद्रा देने लग गया है। ठीक है, जिसके कारण हमारी जो विनिमय यानी कि लेन देन का जो माध्यम है वो सरल हो गया। तो इसमें क्या था कि जो अगत्यात्मक कार्य है यही है कि हम क्या मुद्रा वगैरह का प्रयोग करने लग गए हैं, तो इसी को बोलते हैं हम अगत्यात्मक कार्य या नेसेसरी वर्क। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखो आगे आ गया ना वही का क्वेश्चन हमारा, गौण कार्य और प्राथमिक कार्य यही पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है मुद्रा के कार्य, मतलब मुद्रा जो है उसके क्या क्या कार्य है, कौन कौन से काम करती है। ठीक है, कौन कौन से कार्य करते हैं, देखो, वर्क ऑफ मनी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, वर्क ऑफ मनी। देखो क्या है, अगर हम इसमें सेकंड 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट को पढ़ेंगे एक एक करके। पहला देखो पॉइंट में क्या है, प्राथमिक कार्य, यानी सबसे पहला काम होता है, क्या होता है, देखो, प्राथमिक कार्य बोलते हैं या प्रमुख कार्य बोलते हैं, मुख्य कार्य बोलते हैं। इसके 3 नाम है, प्राथमिक बोल रहे, प्रमुख बोल रहे या मुख्य कार्य बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बात कर ले तो फास्ट वर्क। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फास्ट वर्क। अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या है, गौण कार्य।
गौण या सहायक या द्वितीय कार्य, ठीक है। इसके भी 3 नाम है, क्या क्या है, गौण, सहायक और द्वितीय कार्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड वर्ग, ठीक है। तो प्रथम वर्ग यानी कि फर्स्ट वर्ग क्या होता है और सेकंड वर्ग में क्या है, तो मुद्रा का ये देखते हैं हम क्या क्या है, देखो। देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करें प्रथम वर्ग में, ठीक है। जो प्राथमिक वर्ग है उसमें क्या है, विनिमय का माध्यम, जो मुद्रा है वो विनिमय का माध्यम है, यानी कि इंटरचार्जेबल मीडियम, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरचार्जेबल मीडियम। तो देखो क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है, ठीक है। जो मुद्रा है क्या करती है, विनिमय का माध्यम है, मतलब लेन देन को आसान करती है। मुद्रा का क्या करते हैं, हम लेन देन करते हैं। विनिमय के माध्यम से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन से वर्तमान में मुद्रा प्रणाली प्रचलित है। हम क्या करते हैं, जो वस्तु वगैरह देते हैं एक दूसरे को बेचते हैं, तो उससे बदले क्या लेते हैं, मुद्रा लेते हैं। अब क्या वस्तु नहीं लेते, उससे बदले हम क्या लेते हैं, मुद्रा लेते हैं। जिस कारण वस्तु तथा सेवाओं का लेन देन मुद्रा के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसी कारण हमारा लेन देन क्या हुआ, आसान हो गया, सफलतापूर्वक हो गया, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी, और आसानी से हो गया है, ठीक। तुरंत के तुरंत हो जाती है। अगला है वस्तु विनिमय, आगे है वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका अभाव पाया जाता था, क्योंकि उस समय लेन देन अत्यंत कठिन होता था। जैसा कि आप सभी को पता है, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि इसमें क्या होता था, जिसको इंग्लिश बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, उस समय जो वस्तु था तो वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन होता था। तो उसमें क्या काफ़ी परेशानी होती थी, क्या नाम, लेन देन करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। अब क्या हुआ, जिस कारण लेन देन एक जटिल प्रणाली बन चुकी थी और मुद्रा ने समस्या को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो पहले लेन देन करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी, हमारा लेन देन अच्छा से नहीं हो पाता था, हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसको ज़रूरत हो। लेकिन अब क्या, मुद्रा, किसी को भी मुद्रा दो, जो वस्तु तुम्हें चाहिए वो ले लो। दुकान है, दुकान पे जाओ, कोई भी मुद्रा वगैरह दो, आप पैसे वगैरह दो, उससे जो वस्तु चाहिए ले लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था। तो ये हमारा है पहले क्या है, विनिमय का माध्यम, यानी कि क्या नाम है, इंटरचार्जेबल मीडियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या है, मूल्य की इकाई का मापक, ठीक है। इसमें क्या है, मूल्य की इकाई का मापक का मतलब क्या है, मतलब हम मुद्रा को क्या करते हैं, माप सकते हैं। जैसे 1 किलो किसी को चाहिए तो 1 किलो दो, 2 किलो चाहिए तो 2 किलो दो। इसी को बोलते हैं मूल्य की इकाई का मापक, यानी कि इंग्लिश में हम बात करें तो यूनिट ऑफ वैल्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ वैल्यू। तो देखो क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य की इकाई का मापक है, ठीक। जो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है उसका क्या, मूल्य की इकाई का मापक, मतलब जो मूल्य है वस्तु वगैरह उसका आप क्या कहते हैं, मूल्य निकाल सकते हैं। जो मुद्रा है उस पर क्या होता है, 10 रुपये लिखा तो 10 रुपये का ही सामान देगा, अगर 50 लिखा तो 50 का ही देगा। तो इसको बोलते हैं मूल्य की इकाई का मापक। इससे क्या है, इससे अभिप्राय वस्तु को कीमत के आधार पर मापने से है, ठीक। अगर आप 5 रुपये दे रहे हो तो 5 रुपये का ही आपको टॉफी देगा, ऐसे ही 10 रुपये दोगे तो 10 का देगा। वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु की कीमत निर्धारित की जा चुकी है, और सब आप सभी को पता है कि ये इतने रुपए किलो है, ये इतने का है, 5 रुपये की 5 टोपी आती है, ये सब आपको सभी को पता है। तो ये कि इनकी कीमत क्या है, निर्धारित की चुकी है कि इतनी कीमत में ही मिलेगी। अगला क्रेता, वस्तु खरीदते समय, और विक्रेता, वस्तु को बेचते समय। क्रेता मतलब होता है जो वस्तु खरीदता है, जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, दुकान वाले से क्या करते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तो हम होता है क्रेता। और विक्रेता कौन होता है, जो वस्तु बेचते हैं, दुकान वाले क्या वस्तु बेचते हैं, तो होता है विक्रेता। तो क्रेता क्या था, वस्तु खरीदते थे हमें, हम जो वस्तु खरीदते हैं उस समय हम संतुष्ट होते थे क्योंकि हमने जितने पैसे दिए उतने का हमने सामान ले लिया। और विक्रेता क्या हुआ, वो बेचते समय संतुष्ट होता, मतलब उसने जितने रुपए का बेचा उतने रुपये उसको मिल गए। तो ये है। आगे है, जिस कारण कपड़ा मीटर में, कपड़ा वगैरह क्या होता है वो मीटर में बिकता है, आप सभी को पता है। दूध क्या होता है, लीटर में बिकता है, ये भी पता है आपको। और चीनी क्या है, किलोग्राम में, ठीक है। चीनी क्या किस में बिकता है, किलोग्राम में। आदि इकाई मापदंड है, इन सबको क्या है, इसमें मापते हैं, मीटर में, लीटर में और किलोग्राम में। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में जटिल समस्या थी, लेकिन मुद्रा ने समस्या को समाप्त कर दिया। अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें तो उस समय क्या थी, कोई मापने वगैरह कोई जटिल प्रणाली हमारे पास थी नहीं, मतलब उस समय संसाधन वगैरह उपलब्ध नहीं थे कि हम इतने किलो माप ले थे, तराजू वगैरह भी नहीं थे इतने। तो इस समस्या में काफ़ी प्रॉब्लम होता था। लेकिन मुद्रा जो आ गई, जब से मुद्रा आ गई हमारी, पैसे वगैरह गए, उस समय से हमारी जो ये समस्या थी हल हो गई, ठीक है, ख़त्म हो गई। तो ये हमारा था, क्या था, ये प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में हमारे 2 पॉइंट थे जिसका हमने पढ़ लिया। आपने क्या पढ़ा, पहला विनिमय का माध्यम पढ़ा यानी कि इंटरचार्जेबल मीडियम, और सेकंड हमने फिर क्या पढ़ा, मूल्य की इकाई का मापक, यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू। आगे हम देखते हैं सेकंड क्या बनता है। देखो क्या है, ये है हमारा गौण, ठीक है। गौण या सहायक या द्वितीय कार्य, इसका 3 नाम है, क्या क्या है, गौण है, सहायक या द्वितीय कार्य। इसको हम बोलते हैं सेकंड वर्ग। जो मुद्रा का सेकंड वर्ग क्या है, वो क्या काम करता है, देखो।
अगर इसमें पहले की बात करें तो क्या है, स्थगित भुगतानों का माप। स्थगित भुगतान मतलब क्या होता है, मतलब जैसे हम बाद में कर देते हैं, जैसे कि हम सामान क्या है किसी व्यक्ति से आज ले लिया, उधार ले लिया, अब हम कहते हैं भाई कल दे देंगे पैसे, अभी नहीं देंगे। जैसे हम दुकान वाले से भी करते हैं काफ़ी बार, आप लोगों ने भी किया होगा। क्या कहते हैं, दुकान से जाते हो, सामान लेते हो, बोलते हो अंकल कल लेना है, परसों ले लेना, तो क्या करते हैं आपके खाते में लिख लेता है। तो इसी को बोलते हैं स्थगित भुगतानों का माप, यानी कि इंग्लिश में बोले डेफर्ड पेमेंट मेजरमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेफर्ड पेमेंट मेजरमेंट। तो देखो क्या है, मुद्रा का गौण कार्य है, स्थगित भुगतानों का माप है। ठीक, स्थगित भुगतानों के बाद में हम जो करते हैं माप वगैरह, या बाद में पैसे देते हैं, वही है। तो इसकी क्या है, स्थगित भुगतानों का माप है। स्थगित भुगतान उस ऐसे अभिप्राय ऐसे भुगतानों से होता है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ से आएगा। तो से अभिप्राय भुगतानों के ऐसे माप से जिनका भुगतान तुरंत ना करके भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। ठीक है, जो भुगतान होते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, वस्तु तो हम ले लेते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं अंकल को कि आप बाद में पैसे ले लेना, 1 महीने बाद ले लेना, 2 महीने बाद ले लेते हैं। ठीक है, तो यही है, तुरंत ना करके बाद में हम करते हैं, पैसे देते हैं उनको। ठीक है, अब वर्तमान समय में ये कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो कार्य क्या सफलतापूर्वक बात चल रहा है। जैसे हम बैंक वगैरह से लोन ले लेते हैं और धीरे धीरे उनको पैसे देते रहते हैं। तो यही है स्थगित भुगतानों का माप। क्योंकि अनेक बैंक, अगर हम बैंक की बात करें, अनेक बैंक और सरकारी संस्था वगैरह जो होती है लोगों को उधार दे रही है। अगर उधार जरूरत पड़ी लोगों को तो उधार दे रही है। ये प्रणाली इसलिए सफल है क्योंकि मुद्रा पर अंकित मूल्य कभी घटता या बढ़ता नहीं है। ठीक है, जो मुद्रा है उस पर जो 10 रुपये लिखा तो 10 ही रहेगा, 5 लिखा तो 5 ही रहेगा। जो उसमें मूल्य एक बार लिख गया वो घटता या बढ़ता नहीं है, जिसके कारण जो हमारा कार्य हो रहा है, उधार वगैरह ले रहे हैं, ये हमारा सफलतापूर्वक हो रहा है, जिस कारण ये कार्य एक सफल कार्य है। ठीक, मतलब जो हमारा कार्य सफल कार्य हो रहा है। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका अभाव पाया जाता था क्योंकि कोई भी व्यक्ति उधार लेन देन नहीं करता था। परंतु वर्तमान समय में ये समस्या समाप्त की जा चुकी है। जैसा कि आप सभी पता है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय क्या था, ये कार्य वगैरह नहीं हो पाता था क्योंकि लेन देन उसमें लोग करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय मुद्रा वगैरह हमारे पास नहीं थी। लेकिन अब क्या मुद्रा वगैरह हो गई है, उनका जो अंकित मूल्य होता है उन पर जो लिखा होता है वो निर्धारित कर चुकी है, कितनी ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसीलिए जो हमारा स्थगित भुगतान माप है, यानी कि हम बाद में जो भुगतान कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक हो रहा है। तो यही हमारा था पहला स्थगित भुगतानों का माप, यानी कि डेफर्ड पेमेंट मेजरमेंट। अगर हम सेकंड की बात करें तो क्या हमारा वो हमारा मुद्रा का हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दे देना। ठीक है, हस्तांतरण का मतलब ये होता है। तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ करेंसी। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसफर ऑफ करेंसी। तो क्या है, देखो मुद्रा का गुण कार्य, मतलब मुद्रा का जो दूसरा कार्य क्या है, मुद्रा का हस्तांतरण है। ठीक, मुद्रा का एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देना है। मुद्रा के हस्तांतरण से अभिप्राय मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना है, सरल है। ठीक है, मुद्रा को क्या हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले सकते हैं। जैसे हम क्या है, पैसे हमने यहाँ पर जमा कराया दिल्ली में, अगर हम बात करें तो गाँव में हम जाके पैसे निकाल सकते हैं। तो यही है हस्तांतरण। ठीक है, जैसे हम यहाँ इस देश में रहते हैं, अगर हम दूसरे देश में भेजना चाहें तो हम भेज सकते हैं। तो यही है मुद्रा का हस्तांतरण। आज वर्तमान समय में मुद्रा को एक देश से दूसरे देश, एक स्थान से दूसरे स्थान बिना जटिलता के साथ हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, जो मुद्रा है बिना कोई भी कठिनाई के या परेशानी के साथ हम क्या है, इसको आसानी से हम एक दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका अभाव पाया जाता था क्योंकि उस समय वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना जटिल था। परंतु मुद्रा ने इस कार्य को सरल बना दिया। जैसे कि हम पहले की बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली में, तो उस समय क्या होती है, जो वस्तु वगैरह हैं उनको ज़्यादातर अब क्योंकि भारी भी होती थी और ज़्यादा स्थान वगैरह भी जो हमारे क्षेत्र वो ज़्यादा घेरती थी, उस समय ज़्यादा संसाधन वगैरह भी नहीं थे, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ज़्यादा नहीं भेज पाते थे, ज़्यादा नहीं भेजते थे, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब क्या करें, मुद्रा ने इस प्रॉब्लम को क्या नाम ख़त्म कर दिया। अगर हम यहाँ से पैसे भेज रहे तो वहाँ पर जाकर वो व्यक्ति कोई भी सामान खरीद सकता है। तो मुद्रा को हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं। तो यही था हमारा मुद्रा का हस्तांतरण, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ करेंसी। अगर हम तीसरे की बात करें तो क्या है, मुद्रा का संचय। संचय यानी कि संग्रह, मतलब मुद्रा को एकत्रित करना। ठीक है, मतलब मुद्रा को बचाना। ठीक है, तो क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ करेंसी। इंग्लिश में बात करें क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ करेंसी। ठीक, मुद्रा का अगर हम बात करें, मुद्रा का गौण कार्य है मुद्रा का संचय। अगर हम मुद्रा की दूसरा कार्य की बात करें तो मुद्रा का संचय, मतलब मुद्रा को बचा के रखना है, संभाल के रखना है, एक तरफ से संग्रह करके रखना है। तो क्या है, देखिए इसको पढ़ते हैं।
मुद्रा के संचय से अभिप्राय मुद्रा को एकत्र करने से है। ठीक, तो मुद्रा का संचय से अभिप्राय क्या है? मुद्रा को एकत्र करने से है, उसको बचा के रखने से है। वर्तमान समय में सभी व्यक्ति मुद्रा को सफलतापूर्वक एकत्रित करते हैं। ठीक है, अगर हम अभी की बात करें तो सभी व्यक्ति क्या मतलब लोग वगैरह क्या मुद्रा को बचा के रखते हैं। क्या कहते हैं, बैंक वगैरह में जमा करके रखते हैं, या घर पे भी बहुत से लोग जमा कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ज़्यादातर बैंक वगैरह में जमा करते हैं, आप सभी को पता है क्या है, क्योंकि ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक, अगर मुद्रा नहीं होगा तो आपको कोई भी सामान नहीं मिलेगा। अगर आपके पास मुद्रा हो तो कोई भी बाजार से आप सामान लेकर आ सकते हैं। ठीक, इसलिए लोग क्या करते हैं, मुद्रा को बचा के रखते हैं। परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत इसका अभाव पाया जाता था, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु को एकत्र करना हानिकारक होता था, क्योंकि उस समय वस्तुएं नाशवान होती थी। परंतु मुद्रा ने जटिलता को सरल बना दिया। अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें तो उस समय वस्तु को हम ज़्यादा दिन तक संभाल कर नहीं रख सकते थे, क्योंकि क्या होता है, जो वस्तु वगैरह आप सभी को पता है उसमें क्या कीड़े वगैरह लग जाते हैं या ख़राब वगैरह हो जाती हैं। इसलिए हम वस्तु विनिमय प्रणाली में ज़्यादातर उसको संभाल कर नहीं रख सकते थे। लेकिन जो मुद्रा वगैरह है इसको आप काफ़ी कितने भी साल तक संभाल कर रखो, ना इसमें कीड़े लगे ना कुछ लगे, आराम से संभाल कर रखो, लॉकर में बंद करके रखो तो कोई ना कोई लेके जाएगा, सुरक्षित भी रहेगा, आपका काफ़ी दिन तक भी रहेगा। तो यही है हमारा मुद्रा का संचय, यानी कि मुद्रा को एकत्र करना। ठीक है, जो ये हमारा बैंकिंग थी, सॉरी मुद्रा थी यानी कि मनी, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसमें इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आप सबसे मैं कहूँगा कि आप सपोर्टिंग वगैरह भी पढ़ें और साथ में बुक रीडिंग तो पक्का करें। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।